डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के वज़रा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हमारी तहरीक के ऐलान के साथ ही उसकी कामयाबी के असरात जो है नुमायां होना शुरू हो गए हैं। देखिए जी, मैं अब इस पे क्या तबसरा करूं। ये पूरा जो सिस्टम है ये कोलैप्स है, रॉटन है। सही। ये एक करप्ट सिस्टम है, जी। इसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, या सैपारा या पता नहीं हजार दफा के हमने जो सफारती और दिफाई मामलात पे कामयाबियां हासिल की हैं, वो इस ये जो भी इंटरनल टर्मोइल है उसकी नज़र नहीं होनी चाहिए। हमारा सिक्योरिटी का क्राइसिस है। और आज ये खबर बड़ी अच्छी लगी कि गालिबन मुख्तलिफ जो FC के अदारे मुख्तलिफ काम कर रहे हैं मुल्क में, उनको एक जगह पे मरबूत करके कोई एक अदारा बनाया जा रहा है, जी। जो कि सेंट्रल कमांड होगी गालिबन। और वो फिर सारे ये जो मुख्तलिफ FC के अदारे हैं उनको वो देखेगा मरकज से बैठ के। तो ये कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी थी। सही। जरूरी इस लिहाज से थी कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है तो सिंध को नहीं पता, सिंध की जो FC है या रेंजर्स हैं। और अगर मतलब एक सेंटर में इन सारे के सारे इसी तरह से बलूचिस्तान KP में क्या हो रहा है वो, जी। तो एक सेंट्रल कमांड अगर जिस तरह मैं समझ रहा हूँ उसमें ये जाना बड़ा जरूरी था, ये अदारा। और बहुत अच्छा हुआ कि इनकी सेंट्रल कमांड बनी है। और देखते हैं कि इसकी क्या फर्दर क्या डिटेल सामने आती हैं। और मुल्क की जो इंटरनल सिक्योरिटी और ज़ाहिर है बॉर्डर्स की सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, उस पर क्या इसके असरात होते हैं। इसका सेंट्रल कमांड में जाना बहुत जरूरी था इन सारे इदारों का। सही। दूसरी जो बात है वो ये है कि जरा खित्ते में नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये पाकिस्तान इस वक्त क्या इंटरनली डिस्कस कर रहा है। जो कि फॉरेन फ्रंट पे पाकिस्तान डिस्कस कर रहा है वो तो बड़ा जबरदस्त है। और उसकी बात हम जितनी कम करें उतना इन इन हालात के अंदर दुनिया जब एक ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ चली गई है, और डिसऑर्डर से नया ऑर्डर कब तक इमर्ज होता है, उस वक्त तक एक क्योस रहेगा पूरी दुनिया में। लड़ाइयाँ, जंगें, करेंसियां ऊपर नीचे, वीजे, महंगाइयाँ, कई मुल्क शायद बैंकरप्ट हो जाएं, कोई हुकूमतें गिर जाएं कई मुल्कों की। ये काफी कुछ अभी होना है अगले चंद दिनों में, महीनों में। जंगें होनी है, झड़पें होनी है। और ये काफी क्योटिक दौर ऐसा है जिससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं। और उसके पाकिस्तान में ये जो मैन मेड क्राइसिस है, ये हमने क्यों पैदा किया हुआ है इस वक्त, मैं इसको समझने से कासिर हूँ, बजाय इसके कि हम ये मैन मेड क्राइसिस को जितनी जल्दी खत्म करें और मुल्क में जरा अंदरूनी जो बदहाली है, अवाम का जिस ये जो एलीट ऑफ द एलीटेस्ट है, इनका कोई अवाम से ताल्लुक नहीं। मुझे नहीं पता कि ये कब ये क्यों हमने एक बखेड़ा डाला हुआ है कि आपस में दस्तों गिरबां हम अवाम तो नहीं है। ये एलीट ऑफ द एलीट का जो पावर हंगर गेम है उसकी नजर जो है ये अवाम हो रहे हैं। और हमारी सिक्योरिटी, डिफेंस और ये सारे मामला जो हैं ये उससे, और जो डिप्लोमेसी है हमारी, उसके जो कामयाबी हैं वो मुतासर हो रही हैं। अच्छा, अब आप आ जाइए जी जरा पिछले 24 घंटे और 48 घंटे के बड़े तेज वाकयात हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और उसमें एक जो अहम बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कहीं फंस गए हैं बहुत से मामलात के बीच में। जो मैंने कल भी बात की थी कि उनका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या मेगा, उनका जो नारा था, जिसमें उसमें कहीं बहुत बड़ी दरारें आ गई हैं। और की दरारें ये है कि उनका ये कहना था कि मैं जंगें खत्म करूंगा भाई, और मैं सारा पैसा जो अमेरिका वापस लाऊंगा और जी। अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाऊंगा। और लेकिन उसमें वो इंटरनली इतना क्योस क्रिएट हुआ है कि कभी वो टैरिफ लगा देते हैं, कभी वो टैरिफ वापस ले लेते हैं, कभी वो किसी को बुला के एक बात करते हैं, फिर दूसरा उनका आदमी दूसरी बात कर जाता है। उसके नतीजे में एक जो अमेरिकन प्रेसिडेंसी है वो इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी महाजों पे वो उलझ चुकी है बुरी तरह। सही। और एक ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है। अब ये जो बात है इसको मैं यानी आप यूं समझें कि बहुत सोच समझ के इसको, एक ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमेज हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है। क्योंकि एक ऑर्डर तो कोलैप्स हो गया है ना, जी। अब नए ऑर्डर ने इमर्ज होना है। तो नया ऑर्डर जो इमर्ज हो रहा है वो एक ऐसे इमर्ज हो रहा है जिसमें कहीं हमें अमेरिका नजर नहीं आ रहा। यानी अमेरिका से हट के मुल्क आपस में जी। उन्होंने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को तश्कील देना शुरू कर दी है। सही। और उस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो है वो अमेरिका कहीं है ही नहीं। अमेरिका अगर होगा तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, या अमेरिका के बगैर भी वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है। एक इस तरह से अलग से मुल्कों ने अपना आपस में राब्ते मुल्कों ने शुरू कर दिए। अच्छा, अब जरा शुरू करें। ये जियो पॉलिटिक्स ने तो जन्म लेना है ना गजा के कत्लेआम से। जी।
तो गजा के कत्लेआम में हमास के जो रहनुमा है वो अभी तक इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ वो कह रहे हैं हमारा स्टीव विटकॉफ से रब्ता है। और जी स्टीव विटकॉफ ये कह रहे हैं कि मुझे ट्रंप ने कहा है कि हमास को इंगेज रखो। ना सिर्फ हमास, अच्छा ये मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं आप गौर करें, जी ये हो रहे हैं अमेरिका और हमास के, ये हो रहे हैं अमेरिका और इस्लामी जिहाद के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। यानी दो इस वक्त, यानी तीन बड़े आप समझ लें कि फलस्तीनियों की नुमाइंदगी है ना। तो फलस्तीनी अथॉरिटी है, जी एक वो फ्रॉडिया था जो दौड़ गया, जिसने एक नई अरब रियासत बनाने का ऐलान किया था। जी ये इसराइल की सपोर्ट थी उसको, और कुछ दीगर ममालिक भी उसको छोटी मोटी सपोर्ट कर रहे थे, चंदा वंदा दे रहे थे। तो वो जो है वो तो गायब हो गया, वो तो जाबरी। तो उसके पीछे तो लगे हुए फलस्तीनी कबाइल सारे, वो कहाँ गया है किधर गया है वो बारह छोड़े उसको। असल बात है कि तीन, एक फलस्तीनी अथॉरिटी है प्रेसिडेंट महमूद अब्बास की, वो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर उसको की कोई और शक्ल इख्तियार करे, उसकी नई लीडरशिप आए, कोई नए लोग इमर्ज जो मरवान बरगुती हो सकता है उसको संभाले, हो सकता है कोई भी और संभाले। इधर हमास और इधर इस्लामी जिहाद, और उनके साथ भी मुआहदा तय हो गया कि जो अगला जो सेटअप बनेगा फलस्तीन का, इसका फलस्तीनी रियासत का, उसमें एक नई लीडरशिप होगी जिसमें सबका कंसेंसस होगा, और कंसेंसस हो चुका है। सही उसमें रशिया भी है, उसमें चाइना भी है, उसमें अरब ममालिक भी है, सारे कुछ हैं। लेकिन वो बात है ना कि वो डर रहे हैं आगे, और अब उसकी नई कहानियां सामने आ रही है। देखें, जब ये ईरान पे हमला हुआ जी इसराइल का, जी ये ज़हन में रखें कि इसराइल का हमला नहीं था, अमेरिका का हमला भी था। और इसराइल उस दिन फारिग हो गया था, दूसरी दफा 1973 में भी इसराइल फारिग हो गया था। ये अगर अमेरिका उसकी मदद को ना आता, 67 में भी इसराइल फारिग हो गया था, अगर अमेरिका उसकी मदद को ना आता, फारिग हो गया था इसराइल। सही और उस दिन भी इसराइल फारिग हो गया था, बिल्कुल फारिग हो गया था, खत्म हो गया था, इसका वजूद इस कुर्रे अर्थ से मिट चुका था इसराइल का, अगर अमेरिका इसकी मदद को ना आता और वहां से 125 जेट तैयारे गुआम से परवाज ना करते। और उसके बाद जो है वो, लेकिन उसके बाद भी मामला अपनी जगह खड़े हैं। वो 12 दिन की जंग हुई, उसमें जो है वो भरकस निकाल दिया तल अवीव का और बाकी जगहों का ईरान ने। और ईरान के भी बहुत बहुत, ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ। इनके भी जो न्यूक्लियर जगह हैं उन पे अटैक हुआ, कितना इनरिच रह गया कितना नहीं है, कितनी शहादतें हुई हमें अभी तक नहीं मिला, लेकिन दोनों तरफ नुकसान हुआ। लेकिन बात वो ये है कि जो यहाँ तो मसला ये है ना कि 100 मुसलमान मर जाते हैं कुछ नहीं होता, एक कोई इसराइली मर जाए, अमेरिकी मर जाए तो खबर है बहुत बड़ी। उन्होंने जो भुरकस निकाला इसराइल का, जी और जो मोसाद हेडक्वार्टर और फिर हुतीज ने उनका भुरकस निकाल के रखा हुआ है, और जहाज डुबो दीजिए पानी में। और फिर बात जो कल खबर आई कि जी उनका तो जियो स्टैटिक डोम जो था वो भी अल उदैद एयर बेस के ऊपर, उसको भी हिट कर दिया। तो वो भी अरब ममालिक के लिए बड़ा मसला है भाई कि आप यहाँ पे हमारे मुल्कों में मौजूद हैं अपनी बेसिस लेके, लेकिन आप एक ऐसा खतरा पैदा कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए कि हम आपको कब तक बचाएंगे ना। आप हमें हमारी बात सुनते हैं, हम मीडिएशन बीच में कर रहे हैं। कतर ने बड़ा प्यारा रोल प्ले किया है, सऊदी अरेबिया ने बड़ा अच्छा बहुत खूबसूरत रोल प्ले किया है इन मुल्कों ने ये गजा के कत्लेआम को बंद कराने के लिए। लेकिन ना वो आप हमारी बात भी नहीं सुन रहे। हम व्हाइट हाउस गए हैं, आपसे स्टीव विटकॉफ से मिले हैं, ट्रम्प से बात की है, फिर वो नतन्याहू वहां से ठुमकता हुआ आ गया वापस। तो मसला ये है, किसी की बात तो आप सुने ना, वरना ये हमारे मुल्क भी खतरे की जद में आ जाएंगे क्योंकि आपकी ये बेसी नहीं यहाँ पे बराए मेहरबानी आप, जैसे इराक ने आपसे कहा हुआ है कि जी आप जगह खाली करें, यहाँ से जाए, जाके चाइना में से लड़े, जहाँ पे जाना है, हमारे मुल्कों को मसाइल में डाल रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि उनका अलुदैद एयरबेस जो है उसका डोम डैमेज हो गया, जो कल पीबीएस ने भी सैटेलाइट इमेजेस चलाई और बाकी एसोसिएटेड प्रेस ने भी चलाई। तो ये बड़ी खौफनाक बात है कि उनका जो सिस्टम है, यानी अमेरिका का सिस्टम, वो तो हुतीज और ईरान के काबू नहीं आ रहा। अभी चाइना और रशिया को छोड़ दें आप। जी अच्छा, यानी आप ये देखें कि वहां पर आयरन डोम किया, जी वहां पर डेविड स्लिंग किया इसराइल का, ये सारे फारिग कर दिए ये हुतीज ने। सही और हुतीज जो हैं वही कहते हैं कि दरमियान में से अरब मुल्क हट जाएं सारे तो हम तो इसको हिट करेंगे, और यहाँ से कोई जहाज डुबो दिए उन्होंने। अब मसला ये है कि ये बड़ी एक एम्बैरसिंग सूरत हाल है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। और वहां पर जो इंटरनल ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो उनकी बेस थी, उसके अंदर फटा पड़ा हुआ है ये जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर। कल भी मैंने बात की जी थी कि उनके बिल्कुल डिप्टी डायरेक्टर जो है वो रिजाइन करने का सोच रहे हैं, और कैश पटेल चले जाएंगे साथ ही। कैश पटेल की तरफ से कहा गया है कि जी मैं रिजाइन कर जाऊंगा अगर आपने इस पे ज्यादा मसाइल खड़े किए, तो मैं भी इसके ऊपर रिजाइन कर दूंगा, और मैं तो रिजाइन होकर चला जाऊंगा।
अब यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक बड़ा जबरदस्त इस पे आर्टिकल लिखा है, 22 टैरिफ्स नहीं, ये है 23, सॉरी 23, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्टीयरिंग इटसेल्फ अपार्ट। ये जो मेगा है इसके टुकड़े और परखच्चे उड़ रहे हैं ओवर जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर। वो मेगा के जो हैं वो परखच्चे उड़ रहे हैं, और मेगा जो है उस पे इंटरनली कैश पटेल जो है वो रात को फिर ये हुआ कि ये बरतानिया का इंडिपेंडेंट में कोट कर रहा हूँ, डेमोक्रेट्स 18 डेमोक्रेट्स डिमांड्स के ट्रम्प क्लीन ऑन एप्स्टीन फाइल्स एज एफबीआई's Bongino एंड पटेल मल क्विटिंग ऑफ आफ्टर बोंडीज ब्लो अप। यानी ये दोनों, कैश पटेल और ये दोनों जो हैं ये इस्तीफा देने का सोच रहे हैं एफबीआई, और यानी एफबीआई और जस्टिस डिपार्टमेंट टकरा गए ना आपस में। एक तरफ अटॉर्नी जनरल है जो बॉन्डी है, और एक तरफ जो है कैश पटेल है। तो एफबीआई और वो आपस में टकरा गए हैं, और आपस में उनके टकराव के बाद जो है व्हाइट हाउस को सामने आना पड़ा। व्हाइट हाउस ने फिर दरमियान में आके कहा कि नहीं जी, कैश पटेल का भी एक स्टेटमेंट आया कि मैं जी ट्रम्प की खिदमत करूंगा, मैं बिल्कुल अलग होने का नहीं सोच रहा, लेकिन ये कि जो इल्जामात लगे हैं मैं उसका बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे मैं जवाब दूंगा वगैरह वगैरह। तो आपस के अंदर ट्रम्प टीम जो है, और वो जो इलॉन मस्क हैं, वो ये एप्स्टीन फाइल्स उनके पास है, शायद वो हर थोड़ी देर के बाद वो एक नाम डाल देते हैं कि इसमें ट्रम्प मौजूद था, इसमें ट्रम्प खुद थे, इसमें ये था, इसमें वो था। तो वो जब से उनका ग्रॉक 4 आया है तो वो जाहिर है कि अभी तो बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो पावरफुल एलियर में वही है। एनीवे तो वो अब ये कि इनके ये मेगा के अंदर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी चल रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, और इस प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उन्होंने जो 30% खास तौर पे जो टैरिफ डाल दिए ईयू पे। ईयू पे देखिए टैरिफ डाला है, और टैरिफ डालने के बाद ईयू के ऊपर यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो कि उनके इत्तेहादी हैं, उनसे कह रहे हैं कि जी आप ये 30% टैरिफ दें। और 30% टैरिफ के बाद वहां पर प्रेसिडेंट मैक्रोन तो जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा मैं तो लूंगा इनसे, रेसिप्रोकेट करूंगा, इतने टैरिफ फेंकूंगा। अच्छा, इतने टैरिफ में डालूंगा और मैं देखता हूँ कि क्या। अच्छा, कुछ मुल्क में वो ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट मैक्रो है ना, वो यूरोप स्ट्रॉन्ग यूरोप के बड़े हामी हैं, बड़े यूरोप की वो चाहते हैं कि यूरोप, पहले वो नेटो को ब्रेन डेड कह चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब यूरोप बड़ा जबरदस्त है और इसको एक अलग से इसकी तहजीब है, अलग से। ये तो अमेरिका तो कॉलोनाइजर थे ना, हम लोग दोनों जाके वहां पे इनको, हमारे ही लोग थे, पहुंच गए वहां पे मसाले ढूंढते हुए, और वहां जाके फिर लड़े और ये हुआ और वो हुआ। तो इनको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। हम यूरोप को हमें आपस में मिलके और इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि यूरोप की इकोनॉमी और यूरोप की, अब देखें ना, उधर शायद इन्होंने यूके में 10% डाला है। यूके जो है शायद वो ईयू में आना चाह रहा है, वो 10% है, तो 30%। वो पहले अगर ब्रेक्सिट ना होता तो शायद वो भी 30% की जद में आ जाते। वो बहरहाल एक अजीब क्योटिक सूरत हाल है। इसमें 5% जो है इन्होंने डिफेंस कैपेसिटी बढ़ाना है और फिर रशिया से लड़ना है। तो अब ये कि एक नई सोच में पैदा हो गई है कि भाई ये बताएं सारी बात, ठीक है। और वो बात ये है कि अगर यूक्रेन हार गया तो क्या होगा। अगर यूक्रेन हार गया तो क्या होगा, जो कि हार रहा है, कुचला गया यूक्रेन। कोई पेट्रोल मिसाइल नहीं आई 14 तारीख को। मुझे नहीं पता कीट के लोग तक पहुंचते पहुंचते वहां पे ट्रम्प साहब को क्या याद आ जाती है चीज। अगर यूक्रेन हार गया तो क्या होगा, इसका मतलब है कलेक्टिव वेस्ट हार गया। कलेक्टिव वेस्ट यानी सारे मुल्क हार गए। यानी देखिए, ये ऐसे नहीं हो सकता कि वो जी अमेरिका कहे कि जी वो जो बाइडेन ने किया था तो जी मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। इसका मतलब है रशिया ने कलेक्टिव वेस्ट को, कलेक्टिव वेस्ट था ना, नेटो के मुल्क थे, और ये अफगानिस्तान और इराक से ज्यादा बुरी शिकस्त होगी नेटो ममालिक की, उनको भी पता है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। कुछ आए थे इराक में, कुछ नहीं आए थे, लेकिन अफगानिस्तान में आके उन्होंने बहुत नुकसान उठाया था। अब यह है कि अब तो उनके दरवाजे पे हो रही है ना जंग। पहले तो जंग अफगानिस्तान में हो रही थी, इराक में था जो भी मसला था, लीबिया में था जो भी था, अब तो उनके दरवाजे पे हो रही है। और वहां पे महंगाई है, बेरोजगारी है, इमिग्रेंट्स आ गए हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, और अभी बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा है। और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके अफ्रीका खड़ा है, जो उनकी फॉर्मर कॉलोनाइज हैं। और उनके मुल्कों में इतना सोना है कि जितनी उनकी जीडीपी नहीं है, वो सारा अफ्रीका से लाके सोना उन्होंने अपनी तिजोरी में सजाए हुए, जो कि उनकी कॉलोनीज थी। और फिर मुआहदे किए हुए उनके साथ, कैसे जी हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, तो सोना उठा के उनका सारा यहाँ पर लाके रखा हुआ है। बात यह है कि यूरोप इस वक्त बड़े क्राइसिस में है, यूरोप का। और यूरोप के बारे में कई इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि यूरोप आने वाले दिनों में शायद बैंकरप्ट हो जाए। बैंकरप्ट हो जाए कई मुल्क यूरोप,
तो यूरोप ने अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना है। अब ये एक जंग उनके सर पे डाल दिया कि ना वो इसे पीछे सकते हैं। अच्छा फर्ज करें अगर पुतिन ये जी जंग जीत गए, जी तो वो फिर उसके बाद आपके ख्याल से रुकेंगे? यूरोप को ये यकीन है इस बात का कि वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो आगे बढ़ के और वो जो सारा ईस्टर्न फ्लैंक है उसको वापस ले जाने की कोशिश करेंगे। यूरोप के अंदर ये भी डर है। फिर जर्मनी के से खासे ताल्लुकात हो गए थे, वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन उड़ा दी सीआईए ने। अब तो जी बात ये है कि अब ये उधर फिर अपने आप अपने अलाइज को थोड़ा सा तो आप उनको दें कि भाई आप हमारे साथ खड़े रहे। 30% टैरिफ पे अच्छा जी डील करें, अच्छा जी माफी मांगे, अच्छा जी मुलाकात करनी है, ये करने हैं। तो कई मुल्क ठंडा कर रहे हैं प्रेसिडेंट मैक्रों जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा नहीं, ये इस का तो कोई इतबार नहीं है इसकी बात का। और वो जो है वो एक अलग यूरोप ने अब इस दौरान क्या हुआ है, मैं जो बात आपसे क्या कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ जी कि नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है। देखिए इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट वो बराह रास्त अब डील कर रहे हैं आके यूरोपीय यूनियन के साथ। सही और यूरोपीय यूनियन के साथ वो डील कर रहे हैं आके जीरो टैरिफ ट्रेड डील। जीरो टैरिफ ट्रेड डील ये इंडोनेशिया ईयू के साथ डायरेक्ट कर रहा है, अमेरिका नहीं है। जी अमेरिका ने जो इंडोनेशिया के साथ करना करता रहे, इंडोनेशिया के, और मैं यहाँ कोट कर रहा हूं आपको, ये जकार्ता पोस्ट 30 सेकंड स्लाइड कि उनके जो प्रभु हैं वो ईयू लीडर से मिल रहे हैं ब्रसल्स में और वो फाइनलाइज करने जा रहे हैं जीरो टैरिफ ट्रेड डील। जीरो टैरिफ कि भाई तिजारत, आपको ये चीज चाहिए हमें ये चीज चाहिए, आपको ये चीज हमें। जैसे होता है कि मुल्क दुनिया में सुकून चैन से रहे, कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। इंडोनेशिया बिजनेस पोस्ट देखें आप E33, इंडोनेशिया एंड यूरोपीय यूनियन नियर मेजर ट्रेड डील प्रॉमिसिंग जीरो टैरिफ ऑन की एक्सपोर्ट्स। अब अगर ये मुल्क सारे के सारे जो है, मेरा ख्याल है बरतानिया के साथ जो है वो इंडिया भी करने जा रहा है डील बराह जी रास्त। मैंने आपसे कहा है कि ऐसा ग्लोबल ऑर्डर एक इमर्ज हो रहा है जिसमें माइनस अमेरिका अमेरिका साइड पे खड़ा है और बाकी मुल्क जो है वो आपस में डील कर रहे हैं कि भाई ठीक है आप हमारे साथ आ जाएं। कुछ ब्रिक्स में है, कुछ ब्रिक्स में नहीं है, उससे हटके भी वो डील कर रहे हैं डायरेक्ट कि भाई हमारा जी आपके साथ मामला है यार, डायरेक्टली हम आपस में आपके साथ डील करते हैं। वो लगानी है 30%, 40%, 50% वो लगाते रहे, तो पूरी दुनिया आइसोलेट करके तो फिर कैसे जिएंगे आप? ये प्रेसिडेंट ट्रंप को देखना है।